128 सेल। आप देखिए यहाँ पे कितने माइटोटिक डिवीजन में 1 2 3, यहाँ पे एक 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 5 6 और 7। तो एक सिंगल सेल को 128 सेल्स बनाने में सस्पेंड कर दे रही है अपनी सेल डिवीजन की पावर को, या पोस्टपोन कर दे रही है। ही एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे ढंग से तैयारी कर रहे होंगे। सो एमसीक्यू प्रैक्टिस की सीरीज चल रही थी, जिसमें कि मैंने आप लोगों को बताया था कि टोटल आप लोगों की 5 से 6 यूनिट में कवर कराऊंगी एमसीक्यू प्रैक्टिस के थ्रू, ठीक है। और ये जो भी क्वेश्चन सीरीज होंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वालिटी वाले और जो एग्जाम में फंसने वाले क्वेश्चन होते हैं, मैं वही यहाँ पे लेके आने का कोशिश करूंगी, ठीक है। और ये वीडियो जो है आप लोगों के एलयू का अगर एग्जाम है, एलटी का एग्जाम है, फॉरेंसिक, लैब असिस्टेंट, हॉर्टिकल्चर, यानी कि साइंस रिलेटेड कोई भी पोस्ट आती है जिसमें कि आपका अगर साइटोलॉजी टॉपिक आ रहा है, यानी सेल साइकिल या सेल बायोलॉजी के बारे में, ठीक है, तो वहाँ पे ये वीडियो हेल्प करेगी आप लोगों की। टोटल मैं अभी इसकी 100 एमसीक्यूज लेके आऊँगी साइटोलॉजी की, ठीक है। और सिर्फ साइटोलॉजी की नहीं, बल्कि हर यूनिट की टोटल 100 एमसीक्यूज लेके आऊँगी, ठीक है। अभी इसकी 15 एमसीक्यूज पहले हो गए, आज 15 और करेंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे इस सीरीज को हम लोग 12 जुलाई तक कंप्लीट करने की। काफ़ी इसके अलावा 12 जुलाई को एग्जाम है, इसका भी कैलेंडर आज आ गया है यूकेपीएससी द्वारा, आप लोगों ने वो भी देख लिया होगा, ठीक है। अब एलयू के लेके बहुत ज़्यादा डाइसी कंडीशन हो गई है, ठीक है, लेकिन आप लोगों को परेशान नहीं होना है, जो भी होगा देखा जाएगा। अभी अब सिर्फ और सिर्फ अभी आप लोगों को स्टडी पे फोकस करना है, ठीक है। मोर और लेस सिलेबस दोनों का सेम ही है, ठीक है। अच्छे स्टैंडर्ड की तैयारी कीजिए, जो भी होगा वो बात की बात है। अभी आपके हाथ में ये है कि आप लोगों को तैयारी करनी है बहुत अच्छे ढंग से, ठीक है। होप सो एग्जाम डेट जो है वो चेंज ही होगी। इन केस नहीं भी हुई तो भी आप लोगों को तैयारी अपनी करती जानी है। जब जो ऑफिशियल नोटिस होगा, जैसे ही कुछ भी आएगा, मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगी, ठीक है। तो आज हम लोग पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं साइटोलॉजी का, ठीक है। जो भी आप लोगों के मार्क्स होंगे आप लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है। एक कॉपी पेन लेके बैठिए और क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 15 लिखिए। जो भी आंसर आप लोगों को लग रहा है ABCD वो लिखिए। आंसर अगर सही होता है तो +1 कीजिए, और अगर गलत होता है तो -2.5 कीजिए, ठीक है। और जो भी आप लोगों का स्कोर होता है वो लास्ट में जरूर आप लोगों को शेयर करना है, ठीक है। ऐसा मत कीजिएगा एक सीरीज देख ली, सेकंड पार्ट देख लिया, अब कल को या परसों को अगर थर्ड पार्ट आएगा तो हम वो छोड़ देते हैं, ठीक है। सिलेक्शन उसी कैंडिडेट का होता है जो एक कंटिन्यूस वे में लगे रहता है तैयारी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है, द आउटर लेयर ऑफ वैक्यूल इज नोन एज, ठीक है। वैक्यूल की आउटर लेयर क्या कहलाती है? प्लाज्मा लेयर कहलाती है, सेल वाल यानी कि कोशिका भित्ति कहलाती है, या टोनोप्लास्ट, या नन ऑफ दीज। टेक पॉज। राइट आंसर इसका है टोनोप्लास्ट, ठीक है। तो वैक्यूल क्या होता है? लास्ट वीडियो में भी वैक्यूल से रिलेटेड एक चीज बताई थी मैंने आप लोगों को। प्लांट सेल में सिर्फ और सिर्फ एक वैक्यूल्स होता है जो कि आपका सेंटर में पाया जाता है। और इसके अलावा अगर एनिमल सेल की हम बात करें तो एनिमल सेल में एक से अधिक वैक्यूल्स हो सकते हैं, या फिर एब्सेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, वैक्यूल्स में जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें वगैरह हैं, ठीक है, वो कहाँ स्टोर रहती हैं? वैक्यूल्स में स्टोर रहती हैं, ठीक है। और इसके आउटर लेयर को क्या कहा जाता है? इसके आउटर लेयर को टोनोप्लास्ट कहा जाता है, ठीक है। ये सेंटर में ये एनिमल सेल का न्यूक्लियस है, और यहाँ पे कई सारी एनिमल सेल में छोटी छोटी वैक्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, यानी कि रिक्तिकाएं प्रेजेंट रहती हैं, या फिर ये एब्सेंट भी हो सकती हैं, ठीक है। और जबकि अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में एक होगा और लार्ज होगा उसकी साइज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी स्क्रीन पे, द एंजाइम रिकॉम्बिनेज इज रिक्वायर्ड एट विच स्टेज, ठीक है। डिप्लोटीन, पैकेटीन, डायकेनेसिस और जाइगोटीन। टेक अ पॉज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पैकेटीन, ठीक है। पैकेटीन सब स्टेज में क्या होता है? यहाँ पे आपका क्रॉसिंग ओवर होता है, यानी कि रिकॉम्बिनेशन होता है, क्रॉसिंग ओवर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। और इस को प्रक्रिया को होने के लिए, क्रॉसिंग ओवर होने के लिए किस एंजाइम की जरूरत होती है? रिकॉम्बिनेज एंजाइम की, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये 3 है आपकी स्क्रीन पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस इज द सिंथेसिस ऑफ, ठीक है। ऑप्शन ए दे रखा है टीआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए और नन, ठीक है। यहाँ पे पॉज लेंगे। इसका जो राइट आंसर है वो है आरआरएनए, यानी कि राइबोसोमल आरआरएनए, ठीक है। आप लोगों को पता होगा जो आरएनए होते हैं वो 3 टाइप्स होते हैं, एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए, ठीक है, आरआरएनए यानी कि राइबोसोमल आरएनए, और टीआरएनए यानी कि ट्रांसफर आरएनए। इन सब का क्या काम होता है आप लोगों को पता होना चाहिए। इसमें से भी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो टीआरएनए की स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब हमने यहाँ ये देखा जो न्यूक्लियोलस होता है, यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियोलस क्या होता है? जैसे कि आप ये एनिमल सेल देखेंगे, यहाँ पे बीच में न्यूक्लियस होता है, ठीक है। इस न्यूक्लियस के बीच में एक डेंस स्ट्रक्चर पाई जाती है जो कि मेम्ब्रेनस लेस होती है, ठीक है। जैसे न्यूक्लियस होती है, न्यूक्लियस की तो मेम्ब्रेन होती है ना, लेकिन जो न्यूक्लियोलस है इसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होगी और एक डेंस स्ट्रक्चर होगी। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। और ये तो है आपका न्यूक्लियस, ठीक है। तो इस न्यूक्लियोलस में क्या होता है? आरआरएनए बनता है, यानी राइबोसोमल आरएनए बनता है। किससे बनेगा? जो डीएनए सिंथेसिस हो रही है न्यूक्लियस में, वहां से क्या बनेगा? हमारा आरआरएनए बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, बेस्ट स्टेज कौन सा है अगर आपको ऑब्जर्व करना हो क्रोमोसोम की शेप को, साइज को और नंबर को, ठीक है।
तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन पढ़ सकते हैं, इंटरफेज है, प्रोफेज है, मेटाफेज है एंड टीलोफेज है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है मेटाफेज, यानी जो मेटाफेज स्टेज होती है वो सबसे बेस्ट स्टेज होती है, क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम प्रॉपरली अच्छे ढंग से दिखाई देते हैं। उसको देख के आप उसका साइज भी पता लगा सकते हैं, उसका शेप भी बता सकते हैं और उसके टोटल नंबर भी काउंट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही जो भी स्टेजेस दे रखे हैं, इंटरफेस का क्या काम होता है, प्रोफेस का क्या होता है, टीलोफेज का, ये भी सब आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी स्क्रीन पे, ऑटोजोमीज। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है एक्रोमेटिक, सेकंड क्रोमोसोम अदर देन सेक्स क्रोमोसोम, थर्ड है सेक्स क्रोमोसोम एंड फोर्थ है नन। ठीक है, पॉज लेंगे। इसका जो राइट आंसर है वो है क्रोमोसोम अदर देन सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि क्रोमोसोम जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक होता है सेक्स क्रोमोसोम, एक होता है सेक्स क्रोमोसोम अदर देन सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, जैसे कि इसको हम समझ सकते हैं ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो आप लोगों को पता होगा कि 46 क्रोमोसोम होते हैं, यानी 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? ह्यूमन की बात कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें से कि जो 22 जोड़ी होते हैं वो कैसे होते हैं? वो होते हैं सेक्स क्रोमोसोम से अदर वाली क्रोमोसोम। ठीक है, अदर देन सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, और जो 23rd वाला पेयर होता है वो क्या होता है? वही हमारा सेक्स क्रोमोसोम होता है, जो डिटर्मिनेशन करता है किसी भी लिंग का कि वो मेल होगा फीमेल होगा। ठीक है, तो इनका नाम भी होता है, जैसे जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं इन्हीं को एलोजोम भी बोल सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और जो अदर देन सेक्स क्रोमोसोम है इसी को क्या बोलते हैं? ऑटोजोम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी स्क्रीन पे, अ नॉन प्रोटीनेसियस एंजाइम इज लाइसोजाइम, राइबोजाइम, लाइगेज या डीऑक्सीराइबोसोम। ठीक है, तो पॉज लेंगे। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका राइबोजाइम। देखिए, जितने भी एंजाइम होते हैं ना वो मोस्टली किस नेचर के होते हैं? प्रोटीन नेचर के होते हैं, यानी वो प्रोटीन से ही मिलके बने होते हैं। कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि राइबोजाइम एंजाइम जो है वो नॉन प्रोटीनियस नेचर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है आपकी स्क्रीन पे, एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी इज बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस और प्रोटोजोआ। टेक अ पॉज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जैसे कि आपको पता होगा जैसे कि आपको पता होगा सेल थ्योरी जो है वो शील्डन एंड स्वान ने दी थी। ठीक है, और इस सेल थ्योरी में क्या बोला गया था? इसमें एक क्वेश्चन नंबर 7 है आपकी स्क्रीन पे, एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी इज बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस और प्रोटोजोआ। पॉज लेंगे। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, वायरस। ठीक है, क्यों है? क्योंकि जो सेल थ्योरी होती है ये क्या बताती है? ये बताती है कि एवरी सेल इज अराइव फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, और इसके लिए एक स्टेटमेंट भी दिया गया था, ओमनी सेलुला ई सेलुला। ठीक है, और ये सेल थ्योरी दी किसने थी? सील्डन एंड स्वान ने दी थी। ठीक है, तो प्रत्येक सेल जो है वो अपनी पूर्वज सेल से मिलकर बनी है। बैक्टीरिया भी किसी न किसी सेल से मिलकर बनी है, फंजाई भी, प्रोटोजोआ भी, लेकिन जो वायरस होती है ये किसी सेल से मिलकर नहीं बनी होती है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, होप सो आप लोग अपने मार्क्स जो है वो लिख रहे होंगे, कितने आ रहे हैं आप लोगों के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है आपकी स्क्रीन पे, हिस्टोन्स आर सिंथेसाइज्ड इन G1 फेज, G2 फेज, M फेज और S फेज। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है S फेज, यानी कि सिंथेटिक फेज। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा सेल साइकिल में G1 फेज होता है, ठीक है, G2 फेज होता है, G1 S, G2 फेज और फिर उसके बाद होता है M फेज। ठीक है, तो G1 फेज में क्या होता है? G1 फेज में होता है आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस। G2 फेज में क्या होता है? G2 फेज में होता है डीएनए का डुप्लीकेशन और इसके साथ साथ हिस्टोन प्रोटीन्स का सिंथेसिस भी यही होता है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो सही हो जाएगा, यानी एस फेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है आपकी स्क्रीन पे, द सेंट्रियोल अंडरगो डुप्लीकेशन ड्यूरिंग। ठीक है, जो सेंट्रियोल है वो डुप्लीकेट कहाँ पे होता है? एस फेज में, प्रोफेज में, मेटाफेज में या फिर G2 फेज में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एस फेज। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था एस फेज में आपका डीएनए सिंथेसिस भी होता है और हिस्टोन प्रोटीन का फॉर्मेशन भी होता है। इसके अलावा सेंट्रियोल होता है उसका डुप्लीकेशन भी कहाँ होता है? एस फेज में होता है। ठीक है, जैसे कि एस में पता है आप लोगों को, इसमें क्या होता है? डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। डीएनए का रेप्लिकेशन कहाँ होगा? ठीक है, सेल के न्यूक्लियस में। सेल के कहाँ होगा? न्यूक्लियस में होगा। अच्छा, अभी मैंने क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा था, सेल के न्यूक्लियोलस में क्या बनता है? न्यूक्लियोलस न्यूक्लियोलस में बनता है आरएनए। कंफ्यूज मत कीजिएगा न्यूक्लियस में और न्यूक्लियोलस में। ठीक है, यानी राइबोसोमल आरएनए। यहाँ पे मैंने बताया एस फेज में डीएनए का डुप्लीकेशन हो रहा है, हिस्टोन प्रोटीन फॉर्मेशन हो रहा है और इसके अलावा सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन भी हो रहा है। सेंट्रियोल क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। जो सेंट्रियोल होता है ये सिर्फ और सिर्फ आपका एनिमल सेल में प्रेजेंट रहता है, एनिमल सेल में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे होता है सेंट्रियोल। तो सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन भी कहाँ होगा? एनिमल सेल में होगा। और कहाँ होता है? तो ये होता है साइटोप्लाज्म में। ठीक है, सेल के साइटोप्लाज्म में। तो काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को पता चली हैं, जैसे कि फर्स्ट चीज मैंने जो आपको बताई कि डीएनए का सिंथेसिस कहाँ होता है? डीएनए का सिंथेसिस होता है न्यूक्लियस में।
इसके अलावा मैंने आपको बताया कि सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन का होता है, तो सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है साइटोप्लाज्म में, ठीक है। और डिफरेंट जो स्टेजेस हैं इनके वर्क भी आपको पता होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपकी स्क्रीन पे, इन कैंसर सेल्स क्या होता है, सेल डिवीजन स्टॉप हो जाता है, या माइटोसिस अगर होता है, या मियोसिस अगर होता है, यहाँ पे मियोसिस या माइटोसिस, या कभी कभी माइटोसिस होता है और कभी कभी मियोसिस होता है, ठीक है। पॉज लेंगे। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, ना कि ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो माइटोसिस होता, सॉरी, सेल डिवीजन होता है, जैसे कि आपको पता है कि कैंसर सेल्स में क्या होता है, अनकंट्रोलेबल सेल डिवीजन होता है, ठीक है। अनकंट्रोलेबल सेल नॉर्मली तो डिवाइड करती हैं, लेकिन जब वो अनकंट्रोल मैनर में, ठीक है, डिवाइड करने लग जाती हैं, ठीक है, तो क्या बन जाती हैं आगे जाके, होप है कि वो कैंसर सेल हो सकती हैं। तो कैंसर सेल में क्या होती है, प्राइमरीली जो इसका ड्राइवर होता है वो तो माइटोसिस होता है, लेकिन बाद में वो मियोसिस को भी हाईजैक कर लेती है, ठीक है, यानी इसमें मियोसिस भी होगा। अब आपको पता होना चाहिए माइटोसिस क्या होता है। माइटोसिस होता है इक्वेशनल डिवीजन, यानी अगर कोई सेल है, मान लीजिए ये कोई सेल है, वो डिवाइड कर रही है तो इक्वल डिवाइड करेगी, ठीक है, ये भी 2n बनेगा, ये भी 2n बनेगा, इसको बोलते हैं इसीलिए इक्वेशनल डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन। और जो मियोसिस होता है वो होता है रिडक्शनल डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन, यानी कोई सेल अगर डिवाइड कर रही है तो वो हाफ में डिवाइड करेगी, ठीक है, हाफ हाफ पार्ट बनाएंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपकी स्क्रीन पे, माइटोटिक स्पिंडल फाइबर किसके बने होते हैं, एक्टिन प्रोटीन के, मायोसिन प्रोटीन के, ट्यूबुलिन के, या फिर फ्लैजिलिन के, ठीक है। पॉज लेंगे। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ये किसके बने होते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन के। अब आपको पता होना चाहिए फ्लैजिलिन प्रोटीन कहाँ प्रेजेंट होता है, मायोसिन प्रोटीन कहाँ प्रेजेंट होता है, और एक्टिन प्रोटीन भी कहाँ प्रेजेंट होता है, ठीक है। ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन एपिकल मेरिस्टम द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर्स इन टीलोफेज, एनाफेज, मेटाफेज या साइटोकाइनेसिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है टीलोफेज, ठीक है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एपिकल मेरिस्टम में कैसे टाइप का सेल डिवीजन होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, माइटोसिस, ठीक है। और आपको सेल डिवीजन के स्टेज भी पता होनी चाहिए, G1S, G2 फेज और एम फेज। फिर एम फेज में ही आपके क्या आ जाएंगे, प्रोफेज फेज, ठीक है, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज एंड देन टीलोफेज, ठीक है, टीलोफेज। अब इन इस सब स्टेजेस के आपको वर्क भी पता होना चाहिए। प्रोफेज में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो डिसअपियर हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होगी, डिसअपियर होगी। और लास्ट में जाके प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, टीलोफेज में जाके क्या होगा, ये दोबारा से अपीयर होना स्टार्ट कर देगी। फिर ऐसे ही आपको पता होना चाहिए मेटाफेज में क्या होता है, मेटाफेज बेस्ट स्टेज होती है किसी भी क्रोमोसोम की, अगर आप लोगों को फाइंड आउट करना है साइज, शेप या उसका नंबर। ऐसी एनाफेज का क्या काम होता है ये भी पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 है आपकी स्क्रीन पे, स्पिंडल फाइबर अटैच ऑन टू, ठीक है, काइनेटोकोर पे, काइनेटोसोम पे, टीलोमेर पे, या फिर सेंट्रोसोम पे, ठीक है, सेंट्रोमेयर होगा, ठीक है, सेंट्रोमेयर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में कई बार आता भी है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। ये मान लीजिए अगर कोई क्रोमोसोम है तो इसका यहाँ पे एक बटन लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर। यहीं पे जाके जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं जब मेटाफेज स्टेज में, ठीक है, बनती है, ठीक है, तो वो जाके यानी कि स्पिंडल फाइबर जाके कहाँ अटैच होते हैं, जो उसका काइनेटोकोर होता है वहीं पे जाके अटैच होंगे, ठीक है। ऐसे करके मान लीजिए दूसरा क्रोमोसोम ये है तो उसका काइनेटोकोर ये है, तो यहाँ पे जाके अटैच रहेंगे, ऐसे तीसरे के। 14th क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें पूछा गया है और इंपॉर्टेंट भी है। हाउ मैनी माइटोटिक डिवीजन, कौन सा डिवीजन पूछा है, माइटोटिक, आर नीडेड फॉर ए सिंगल सेल टू मेक अ 128। तो ऑप्शन आप लोगों को दे रखे हैं, पॉज लेंगे, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा, एक सिंगल सेल है, मान लीजिए सिंगल सेल है, वो डिवाइड हो रही है माइटोटिकली, वो अगर माइटोटिकली डिवाइड होगी तो एक सेल से कितने सेल बनाएगी, 2 सेल बनाएगी, ठीक है। फिर ये 2 से कितनी बनाएगी, 4 बनाएगी, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिखती रही, 1 से 2 बना रही है, कौन सा डिवीजन हो रहा है, माइटोटिक डिवीजन हो रहा है। फिर 2 से कितने बनाएगी, 4 बनाएगी, माइटोटिक डिवीजन। 4 से कितनी बनाएगी, 8 बना लेगी, ठीक है। फिर माइटोटिक डिवीजन 8 से क्या बनाएगी, डिवाइड होकर 16, फिर 16 से आपका 32, 32 से फिर 64, और 64 से फिर आपका बनाएगी 128 सेल, है ना। 64 64 करके कितने बना लेगी, 2 सेल, यानी 128 सेल। अब देखिए यहाँ पे कितने माइटोटिक डिवीजन हुए, 1 2 3, यहाँ पे एक 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 5 6 और 7। तो एक सिंगल सेल को 128 सेल्स बनाने में ऐसे करके इसका इमेज होता, ठीक है। यहाँ पे इतनी स्पेस नहीं था तो मैं बना नहीं पाई, जैसे 4 है, 4 से फिर 8 बना लेगी, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको मैच करना है, यहाँ पे ए कॉलम दे रखा है और ये बी कॉलम दे रखा है, यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं। अब आपको पहचाना है जाइगोटिन इनमें से किसके साथ मैच करेगा, ठीक है। आप लोग टाइम लीजिए, यहाँ पे मैं इसका एक्सप्लेनेशन बता रही हूँ जो मुझे लग रहा है, आप लोग पॉज करके पहले आंसर लिख लेंगे।
प्रोटीन जाइगोटिन स्टेज में होता है, पैकेटिन स्टेज में आज ही हमने कई बार देख लिया क्रॉसिंग ओवर होता है, ठीक है। डिप्लोटिन स्टेज में फिर काइस्मेटा बन जाते हैं और लास्ट डाइकेनेसिस स्टेज में टर्मिनेशन बन जाते हैं। तो आपका ऐसा ऑप्शन यहाँ पे सही होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसे ही आपके आंसर आ रहा है तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। डिप्लोटिन में काइस्मेटा ये होगा, ठीक है। तो आपके आउट ऑफ 15 कितने मार्क्स हैं आप लोगों को जरूर बताना है। इसके साथ ही साथ अभी वीडियो स्किप नहीं करना है, लास्ट वीडियो को। इसके अलावा जहाँ पे आप लोगों को लगता है क्वेश्चन आंसर आपका गलत हुआ है उसको नोट करना है। वीडियो अगर दोबारा देखने की जरूरत पड़े तो रिपीट में देखिए, ठीक है। इसमें कुछ भी पॉइंट आपको लगता है कि एक्स्ट्रा है तो उसको जहाँ पे आपने साइटोलॉजी के नोट्स बनाए हैं वहाँ पे इसको ऐड ऑन कर लीजिए, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कल के क्वेश्चन के कंफ्यूजन के बारे में, ठीक। लास्ट मॉक टेस्ट में एक क्वेश्चन में स्टूडेंट को डाउट था, क्वेश्चन ये था G0 फेज, ठीक है। अब जो दो ऑप्शन में आप लोगों को डाउट था मैं वो दो ऑप्शन यहाँ लिख दे रही हूँ। एक था ऑप्शन आपका एग्जिट द सेल साइकिल, और ये क्वेश्चन कराते वक्त ना मैंने उसी वक्त आपको बोला था कि इस क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट होगा, लेकिन जो मैं यहाँ आंसर बता रही हूँ वही इसका आंसर सही है, ठीक है। मैंने इसका आंसर आपको बताया था सस्पेंड द सेल साइकिल, और इसका राइट आंसर सस्पेंड द सेल साइकिल ही है, ठीक है। अब जो डाउट हो रहा है वो आप लोगों का डाउट जायज़ है, क्योंकि एनसीईआरटी में थोड़ा कंफ्यूजन लैंग्वेज में इसका आंसर यहाँ छुपा रखा है, ठीक है। अब देखिए एनसीईआरटी में यहाँ दिखा रही हूँ आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप लोग कॉलम देखेंगे तो ये G0 फेज के बारे में ही है, ठीक है। अब G0 फेज होता क्या है, क्वेश्चन स्टेज होता है, ठीक है, और ये इनएक्टिव स्टेज होता है, ठीक है। अभी दो टाइप के हो सकते हैं इसके अंदर, एक तो ऐसी सेल्स हो जाएंगी जो कभी भी डिवाइड नहीं करेंगी, ठीक है, नहीं डिवाइड करेंगी कभी भी, ठीक है। जैसे कि हार्ट सेल, नर्व सेल, ये सब किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, हार्ट सेल और नर्व सेल, ठीक है, नर्व सेल। और कुछ सेल्स ऐसी होंगी जो ओकेजनली डिवाइड कर रही होंगी, ठीक है। अब देखना इसी बात को एनसीईआरटी में कैसे दे रखा है, वो लिखा है यहाँ पे कुछ सेल्स ऐसी होती हैं एडल्ट एनिमल्स में जो कभी भी डिवाइड नहीं करती है, जैसे कि हार्ट सेल यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है। और कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो ओकेजनली डिवाइड होती हैं, जब, ठीक है, जब भी सेल्स को रिपेयर करने की जरूरत होती है तब ऐसी सेल्स जो होती हैं वो डिवाइड करना स्टार्ट करती हैं, ठीक है। अब वो लिखा है ऐसी सेल्स जो डिवाइड नहीं करती हैं बाद में जाके वो क्या कर जाती हैं, एग्जिट कर जाती हैं G1 फेज में। मान लीजिए ये आपका G0 फेज G1 फेज है, ये आपका S फेज है, ये G2 फेज है, ठीक है। तो G1 फेज से ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, डिवीजन होना स्टार्ट हो जाएगा। अब उनको लगेगा कि हमें अभी डिवीजन होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो वो क्या कर जाएंगी, इस स्टेज से बाहर निकल जाएंगी, ठीक है। कहाँ निकल जाएंगी, G1 फेज से एग्जिट कर जाएंगी, ठीक है, टू एंटर एन इनएक्टिव स्टेज, एक इनएक्टिव स्टेज में एंटर कर जाएंगी जिसे बोल देते हैं G0 फेज, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे कुछ ऐसा लिख रखा है कि एग्जिट द सेल साइकिल, इसमें क्या मेंशन कर रखा है, इसमें मेंशन कर रखा है एग्जिट G1 फेज टू एंटर एन इनएक्टिव फेज, जिससे बोल दिया गया G0 फेज ऑफ द सेल साइकिल। तो सेल साइकिल में ही तो है अभी भी, कहाँ इसने एग्जिट करा है सेल साइकिल को, इसने तो G1 फेज को एग्जिट करा है, ठीक है। ये क्या कर रही है, थोड़े टाइम के लिए टेम्परेरी बेसिस पे क्या कर दे रही है, सस्पेंड कर दे रही है अपनी सेल डिवीजन की पावर को, या पोस्टपोन कर दे रही है, पोस्टपोन या सस्पेंड कर दे रही है सेल साइकिल को, ठीक है। यहाँ पे जो मेंशन कर रखा है वो मेंशन कर रखा है एग्जिट G1 फेज। ये क्वेश्चन सेम नीट लेवल में पूछा गया था, ठीक है, और इसका आंसर जो है वो सस्पेंड द सेल साइकिल ही दिया गया था। ऑप्शन दो दे रखे थे, एग्जिट द सेल साइकिल और सस्पेंड द सेल साइकिल, और एनटीए ने जो है आंसर नंबर जो ऑप्शन आपका सस्पेंड द सेल साइकिल है उसे ही सही माना था। तो बाकी आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ में, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।